उस महायुद्ध के बाद से ही सभी असुर राक्षस कमल के फूल की महक से डरने लग गए थे। कमल की महक उनकी कमजोरी बन गई थी। मुझे तो लगता है वो काला साया जरूर कोई असुर राक्षस होगा, तभी तो वो आज भी कमल के फूल की गंध से डरता है। वो कमजोरी है उसकी। तुम सबने देखा नहीं था किस तरह वो कमल के फूल की महक से डर रहा था। सभी लोगों को यामिनी की बात ठीक लगने लग जाती है। हर कोई उसकी बात से एग्री हो गया था, इसलिए कोई उससे कुछ कह नहीं रहा था, न उसे टोक रहा था। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, अब तो आपको यकीन हो गया ना युग बाबू कि उस काले साये की कमजोरी कमल के फूल ही हैं। वो काला साया डरता है कमल के फूलों से। युग कुछ जवाब नहीं देता है, पर उसकी खामोशी से ये बात साफ जाहिर थी कि वो यामिनी की बात से पूरी तरह सहमत था। वो ये भी बात मानने लग गया था कि कमल के फूल उस काले साये की कमजोरी है। यामिनी फिर बोल पड़ती है, अब हमारे पास सब चीज है युग बाबू, हमें किसी भी ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं है वो अदृश्य कमरा ढूंढने के लिए। हमें पता है माँ कौन से कमरे में कैद है, और हमें यह भी पता है कि उस काले साये को कैसे रोकना है। हमें उसकी कमजोरी पता चल गई है। हमें अभी इसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाना चाहिए। युग यामिनी की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, नहीं यामिनी, हम अभी भी ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जा सकते हैं। यामिनी चिढ़ते हुए कहती है, नहीं जा सकते, पर क्यों अभिमन्यु? यामिनी एक उम्मीद के साथ अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहती है, हम ग्रेवयार्ड कोठी में जाकर कमल के फूलों की मदद से उस काले साये को उसी कमरे में कैद कर देंगे जहां पर उसने मेरी माँ को कैद किया है, और माँ को वहां से छुड़ा लेंगे। अभिमन्यु पलट कर कहता है, यामिनी तुम जितना सोच रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। यामिनी कहती है, आसान नहीं है ये मैं भी जानती हूँ अभिमन्यु, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। अभिमन्यु कहता है, यामिनी तुम समझने की कोशिश करो। चलो मान लो अगर हमने उस काले साये को उस कमरे के अंदर कैद कर भी दिया तो उसका क्या फायदा? एक ना एक दिन तो वो फिर उस जगह से बाहर निकल ही जाएगा ना, और जब वो बाहर निकलेगा तो और शक्तिशाली बनकर निकलेगा। उस वक्त हमें तो नहीं, पर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो और बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए हमें उसे सिर्फ कैद नहीं करना, जड़ से खत्म करना है, ताकि उसका पूरी तरह से अस्तित्व ही खत्म हो जाए। यामिनी खामोश खड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारे खतरे हैं। ग्रेवयार्ड कोठी जाने से तारा को भी खतरा है। यामिनी नरमी के साथ अभिमन्यु से पूछती है, अब ये सब करने में तारा को क्या खतरा है अभिमन्यु? अभिमन्यु यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सबसे बड़ा खतरा यामिनी तारा को ही तो है। तुम जानती हो ना, उस काले साये को किसी भी कीमत पर तारा चाहिए। मान लो हम ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचे और अगर हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई तो तब हम क्या करेंगे? तुम कैसे भूल सकती हो वो काला साया अकेला नहीं है, उसके पास भी मुर्दों की सेना है। उसने मरे हुए लोगों को जिंदा किया है। हो सकता है अगर हम ग्रेवयार्ड कोठी जाएं तो हमारे हमला करने से पहले ही वो काला साया अपनी मुर्दों की सेना के साथ हम पर ही हमला कर दे। और तुम भूलो मत, उस कमरे में किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं, तुम्हारी भी नहीं। हो सकता है वो तुम्हें ही उस कमरे में कैद कर दे। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। जैसे ही अभिमन्यु चुप होता है, मंजर में खामोशी छा जाती है। अभिमन्यु ने वो सच बोल दिया था जिसके बारे में यामिनी सोच तक नहीं पाई थी। यामिनी नम आंखों के साथ कहती है, तो फिर क्या करें अभिमन्यु, हम ऐसे ही बैठे रहें? अभिमन्यु पलट कर कहता है, हमें बस बैठे नहीं रहना यामिनी, तारा की रक्षा करनी है। यामिनी बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद अमावस्या है। 2 दिन क्या, कल ही रात तो अमावस्या है। उस काले साये को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी कीमत पर तारा चाहिए। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, हमें तारा को उसके हाथ नहीं लगने देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे तारा खतरे में पड़े। डायना भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, मुझे भी अभी की बात ठीक ही लग रही है यामिनी, बस कल रात तक की तो बात है, और चित्रा आंटी ने कहा है ना कि वो अमावस्या की रात तक उस काले साये का खात्मा कर देगी, तो मुझे लगता है वो जरूर कर देगी। अभिमन्यु कहता है, डायना सही कह रही है यामिनी, चित्रा आंटी को वाकई बहुत कुछ पता है। उन्हीं की वजह से तो हमें उस काले साये की कमजोरी के बारे में पता चला है। उनके दिमाग में जरूर इस वक्त भी बहुत कुछ चल रहा होगा उस काले साये के खिलाफ। युग चिढ़ते हुए कहता है, पर मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगी। देखा नहीं तुमने कैसे वो डर कर भाग गई थी ग्रेवयार्ड कोठी से? वो उस काले साये का कुछ नहीं कर पाई थी। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, युग भूलो मत, शेर भी शिकार करने के लिए पहले अपने 2 कदम पीछे खींचता है ताकि शिकार को पूरी तरह दबोच सके। और मुझे लगता है चित्रा आंटी अगर ग्रेवयार्ड कोठी से कामेश्वरी यक्षिणी को आजाद के बगैर निकली है तो उनके दिमाग में दूसरा कोई न कोई आइडिया तो जरूर होगा ही। अभिमन्यु कहता है,
सिर्फ चित्रा आंटी नहीं, वो काला साया भी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसे तारा चाहिए अमावस्या की रात तक, इसलिए हमें तारा की रक्षा करनी है, समझे? युग कहता है, पर अगर कल अमावस्या की रात तक भी माँ उस काले साए का कुछ नहीं कर पाई तो? अभिमन्यु खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। युग फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ता है, बोल अभिमन्यु, तो चुप क्यों है? अगर वो कल रात तक भी कुछ नहीं कर पाई तो? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, अगर अमावस्या की रात के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हम इंतजार नहीं करेंगे। जो करना है वो हम खुद करेंगे, चाहे फिर उस काले साए का अंत करने के लिए हमें अपनी जान को खतरे में क्यों न डालना पड़े। तब तक बस हमारा अभी एक ही मकसद है, और वो है तारा की रक्षा करना। सभी को अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है और वहीं पर रहकर तारा की हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम होने लग गई थी और धीरे धीरे सूरज अस्त होने लग गया था। आसमान में अंधेरा छाने लग गया था। अपराजिता का पेड़, जो कि आधा जल चुका था, शांति के साथ खड़ा हुआ था। उसमें जरा सी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना हवाएं चल रही थी। एक भी पत्ती उसकी हवा में नहीं उड़ रही थी। गिनती के मात्र 10-11 फूल ही सफेद बचे हुए थे, बाकी सारे बिंदु के आग लगाने के कारण जल चुके थे। जैसे ही सूरज अस्त होता है, आसमान में अंधेरा छाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं। आसमान में एक अलग ही हलचल नजर आने लग जाती है। अपराजिता के पेड़ के पत्ते हिलने लग जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए ही एक बॉट फ्लाई आता है और अपराजिता के पेड़ के आसपास उड़ने लग जाता है। उसके साथ ही और भी बॉट फ्लाई हवा में उड़ते हुए आने लग जाते हैं। देखते ही देखते कई सारे बॉट फ्लाई अपराजिता के पेड़ के पास जमा होने लग जाते हैं। वहां पर करीब 500 से ज्यादा बॉट फ्लाई जमा हो गए थे, जो अपराजिता के पेड़ के सामने गोल गोल घूमते हुए उड़े जा रहे थे। वो सारे बॉट फ्लाई इतनी तेजी के साथ उड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे बॉट फ्लाई का बवंडर बन रहा हो। आसपास की मिट्टी भी हवा में उड़ने लग गई थी। वो बॉट फ्लाई बवंडर की तरह गोल गोल घूमे ही जा रहे थे कि तभी उस बवंडर के अंदर से अनुराग बाहर निकलता है। अनुराग बवंडर के अंदर से बाहर निकलते हुए अपराजिता के पेड़ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बॉट फ्लाई, जो कि बवंडर की तरह घूमे जा रहे थे, वो भी घूमना बंद कर देते हैं और अनुराग के पीछे ही एक कतार में दीवार की तरह रुक जाते हैं। अनुराग अपराजिता के पेड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उसे आधा जला हुआ देखकर खुश होने लग जाता है। उसकी वो खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाता है और अपराजिता के पेड़ के आगे निकलने लग जाता है, पर जैसे ही वो अपराजिता के पेड़ के आगे अपना एक कदम रखता है, उसे बिजली से भी तेज झटका लगता है और वो पीछे जाकर धड़ाम से गिर जाता है। अनुराग की गिरते ही बॉट फ्लाई भी कस कस कर चीखने लग जाता है। उनमें अफरा तफरी मच जाती है। अनुराग गुस्से के साथ अपना हाथ जमीन पर मारते हुए खड़ा हो जाता है। जैसे अनुराग खड़ा होता है, बॉट फ्लाई भी यहाँ वहां उड़ना बंद कर देते हैं। उनकी अफरा तफरी बंद हो जाती है। अनुराग अपराजिता के पेड़ को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, ये क्या? लगता है बिंदु ने अभी तक अपना काम नहीं किया है, तभी मैं अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा? कल रात ही तो अमावस्या है। मैं तारा की शक्तियां कैसे हासिल करूंगा जब तारा ही मेरे पास नहीं होगी? अनुराग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैं झरने के पास नहीं जा सकता तो क्या हुआ? ये लोग तो झरने के बाहर आ सकते हैं ना, और मुझे अच्छे से पता है इन्हें झरने से बाहर कैसे निकालना है। गुस्से के कारण अनुराग की पीली आंखें और तेज रोशनी के साथ चमकने लग गई थी। अनुराग फिर गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैं बिंदु के भरोसे नहीं रह सकता। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो जो मैं नहीं करना चाहता था। अनुराग आसमान में फैले काले बादलों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे साथियों, मेरे सेब को जाओ और भौकाल मचा दो भौकाल भौकाल भौकाल। अनुराग के भौकाल भौकाल कहने की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है और उसी के साथ सारे बॉट फ्लाई उड़ते हुए कहीं जाने लग जाते हैं। वहां पर एक भी बॉट फ्लाई नहीं बचता है। अनुराग अपराजिता के पेड़ को देखते हुए कहता है, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग आओगे मेरे पास। इतना कहकर अनुराग भी वहां से चले जाता है। जैसे ही अनुराग वहां से जाता है, वो अपराजिता का पेड़, जिसमें अभी भी कुछ सफेद फूल लगे हुए थे, वो काले पड़ने लग जाते हैं। उस पेड़ की पत्तियां भी काली पड़ने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ ने खुद अपने आप को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर दिया हो। इस तरफ सभी लोग झरने के पास बैठे हुए थे। महादेव के शिवलिंग को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे सब महादेव से गुहार लगा रहे हो कि वो सब कुछ ठीक कर दे पहले जैसा। बस चैटर्जी था जो दूसरी ओर बाहर की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो।
चैटर्जी मन में सोचता है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने उनके पास संदेश तो कब का भेज दिया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। चैटर्जी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लग गई थी। चैटर्जी घबराते हुए फिर मन में सोचता है, कल रात ही तो अमावस्या है। अगर कल से पहले वो नहीं आए और काले साए ने हम पर हमला कर दिया, उसके हाथों में तारा लग गई तो क्या होगा हमारा? चैटर्जी वापस शिवलिंग की तरफ अपनी नजरें करता है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, अब सब आपके हाथों में ही है महादेव, उन्हें जल्दी भेज दीजिए महादेव, जल्दी भेज दीजिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। एक तरफ चैटर्जी किसी का इंतजार कर रहा था तो दूसरी तरफ बिंदु के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं थी। उसके मन में छल भरा हुआ था अपने दोस्तों के खिलाफ। बिंदु के बगल में ही कायर बैठा हुआ था। उसने बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से बिंदु का हाथ थामा हुआ था और अपना सिर उसके कंधों पर रखा हुआ था। बिंदु मन में सोचने लग जाती है, ये कायर तो एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है जब से वो अपराजिता के पेड़ वाला कांड हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस मकसद से मैं यहाँ पर आई हूँ उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाऊंगी? कल रात ही तो अमावस्या है। अमावस्या की रात आने से पहले मुझे कैसे भी करके अपराजिता के पेड़ को पूरी तरह नष्ट करना है, जलाना है उसे, ताकि वो काला साया यहाँ पर आ सके और तारा को ले जा सके। सदियों से है